गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक देखिए हमारा क्या है। आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि क्या चीज़ें जो हमारे इलेक्शन पैटर्न को डेमोक्रेटिक बनाती है और इलेक्शन पैटर्न की ज़रूरत क्यों है। और हरियाणा का इलेक्शन जो है 1987 का हमने देखा है। वो एग्जाम्पल्स को लेते हुए, सारी चीज़ों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें इंडिया का जो इलेक्शन है उसका प्रोसीजर, उसका पैटर्न यहाँ पे हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे जो इलेक्शन, जहाँ पे हम वोट कर पाते हैं, जहाँ पे पब्लिक वोट कर पाती है, तो वो इलेक्शन जो है वो दो लेवल पे नहीं होता, तो उससे भी नीचे लेवल का है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक लोकसभा इलेक्शन है। ठीक है, एक लोकसभा इलेक्शन जो होता है, तो जब ये इलेक्शन होता है तो उसमें वोटर जो वोट कास्ट करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करने के लिए जो है लोकसभा इलेक्शन में अपने वोट डालते हैं। और ये जो इलेक्शन लोकसभा का होता है ये सेंट्रल लेवल पे होता है। जब हमें केंद्र सरकार बनानी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी होती है, तब ये लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। पूरी कंट्री की बात जब हम कर रहे हैं तब लोकसभा इलेक्शन होते हैं। पूरी कंट्री में एक साथ जब हम चुनाव करा रहे हैं, चुनाव होते हैं, दैट इज़ लोकसभा इलेक्शन टू चूज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। ओके, आप स्टेट लेवल पे आओ। स्टेट लेवल पे जो है विधानसभा होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा होती है और ये इलेक्शन जब होते हैं, ये इलेक्शन होते हैं किसके लिए, टू चूज़ आवर चीफ मिनिस्टर। हमें जब अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना होता है तब जो है विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं एट स्टेट लेवल। लोकसभा इलेक्शन एट सेंट्रल लेवल एंड विधानसभा इलेक्शन एट स्टेट लेवल। ठीक है, इससे भी नीचे के जो इलेक्शंस आपने सुने होंगे जो लोकल बॉडीज़ में होते हैं, लोकल लेवल पे होते हैं, जो पंचायती राज में होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं, तो ये जो है क्या है, ये सेंट्रल, स्टेट, देन ये दोनों चीज़ें जो आपके पंचायती और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जो इलेक्शंस हैं ये आपके लोकल इलेक्शंस में, लोकल बॉडीज़ में आते हैं। और आप देखो जो इंडिया का इलेक्शन पैटर्न है, जिसे भी हम सिलेक्ट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ चीफ मिनिस्टर, तो जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे या यहाँ पे स्टेट लेवल पे, तो ये क्या होती है, इसका जो टेन्योर है यानी कार्यकाल की कितने दिनों तक ये गवर्नमेंट काम करेगी, तो 5 इयर्स डिसाइड किया गया है कि 5 साल का समय हर एक गवर्नमेंट को दिया जाता है, ताकि वो जो भी काम करना चाहे उतने दिनों में, वो 5 साल उसके लिए सफिशिएंट है। कोई भी काम दिखाने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए 5 साल का टाइम दिया गया है। अब आप देखो, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले तो आप ये समझो कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन जो है एक साथ होते हों। नहीं, ये दोनों इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं। और विधानसभा इलेक्शन चूँकि ये स्टेट लेवल पे है, तो वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, कौन से स्टेट का 5 साल पूरा होने वाला है, उस बेस पे जो है स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है। ये दोनों इलेक्शन जो है साथ साथ नहीं होते, ये इलेक्शन हो जाएगा और ये तो डिपेंड करता है कि हर एक स्टेट का कब जो है टेन्योर पूरा होने वाला है, उस पर डिपेंड करता है। और स्टेट लेवल इलेक्शन में ये भी बात है कि ऐसा भी नहीं कि सारे स्टेट का इलेक्शन एक साथ हो रहा है, बिल्कुल नहीं। जिस स्टेट का जो है टेन्योर, जिस स्टेट की गवर्नमेंट की टेन्योर 5 साल कंप्लीट होने वाले होंगे, उस स्टेट में इलेक्शन कराए जाएंगे। बिल्कुल जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल का इलेक्शन का मतलब कि सारे स्टेट का एक साथ हो रहा है, नहीं। अगर यूपी में है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एमपी में भी हो, एमपी में है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में भी हो। तो ये सारी चीज़ें वैरी करती हैं टेन्योर पे कि कहाँ का जो है, कौन से स्टेट का टेन्योर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो उस बेस पे ये इलेक्शन होते हैं। और ये दोनों इलेक्शन भी साथ नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। कंस्टिट्यूएंसीज मीन्स कि जो भी एरियाज़ डिसाइड किए गए हैं कि जहाँ पे इलेक्शन होना है, ठीक है, तो हर एक एरिया, हर एक कंस्टिट्यूएंसी जहाँ जो डिसाइड है कि हाँ यहीं से इलेक्शन होना है,
तो एक साथ वो शुरू होता है। जैसे अगर यूपी के इलेक्शंस हैं, ठीक है, तो यूपी में जो भी एरिया, जो भी कंस्टिट्यूएंसीज बनाई गई है, तो एक साथ शुरू होंगे। हो सकता है सेम डे पे भी हो, ठीक है, या हो सकता है 1-2 दिन के अंतर पे भी कुछ जगह जगह पे जो ये इलेक्शन कराए जाएंगे, ठीक है। और जब ये लोकसभा इलेक्शन भी होते हैं तो पूरी कंट्री में जो लोकसभा इलेक्शन है वो भी एक साथ शुरू हो जाते हैं। एक साथ का मतलब ये है कि अगर इनका टेन्योर जो है 2020 में पूरा हो रहा है या 2020 में इलेक्शंस कराने, तो 2020 का जो है कोई भी मंथ, जब भी उनका 5 साल का पूरा हो रहा है तो मंथ डिसाइड कर लिया जाएगा कि इस मंथ से स्टार्ट होना है, तो वो मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं कि एक ही दिन में पूरी कंट्री में करा लिया जाए, लेकिन स्टार्ट हो जाता है एक साथ स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन पे कि उसको कैसी सुविधाएं हैं, कहाँ वो किस तरह से हैंडल करना चाह रहा है, ठीक है। ईदर ऑन सेम डे और विद इन फ्यू डेज, या तो सेम डे, कुछ जगहों पे सेम डे हो जाएगा, कुछ जगहों पे 1-2 दिन के अंतर पे हो जाएगा, लेकिन होगा वो आसपास ही, ताकि रिजल्ट डिक्लेयर जल्दी से जल्दी किया जा सके। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो सिस्टम था, ठीक है, जो एक साथ इलेक्शन जो है स्टार्ट हो रहे हैं और बिना किसी बैरियर के, मतलब तो ये है कि जब गवर्नमेंट का 5 साल कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद जो एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है इलेक्शन का कि अब इलेक्शन होना है, तो उसे जनरल इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एक जनरल इलेक्शन का पैटर्न है। इसमें एक इलेक्शन और आता है जिसे कहते हैं बाई इलेक्शन, ठीक है। ये एक और छोटा सा टर्म है, आप लोग इसे समझ लीजिए। बाई इलेक्शंस कब होते हैं? जबकि किसी भी जगह पे, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जो है पोस्ट वेकेंट रह गई हो, ठीक है, पोस्ट वेकेंट रह गई हो किसी के डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, तो वहाँ पे जो है बाई इलेक्शंस होते हैं। सिर्फ उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के लिए वो इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है। तो इसे बाई इलेक्शंस कहते हैं। और बाई इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक साथ सारी जगह की पोस्ट वैकेंट हो गई, ऐसा तो होगा नहीं कि एक साथ जो है डेथ हो गई है और एक साथ जो है सब लोग रिज़ाइन कर दिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो जिस कंस्टिट्यूएंसी में ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो रूलर हैं, लाइक चीफ मिनिस्टर हैं आपके, ठीक है, अगर अचानक उस सडन उनकी डेथ हो जाती है या सडन रेजिग्नेशन आ जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या गवर्नमेंट वहाँ की गिर जाएगी, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस सीट के लिए जो है फिर से इलेक्शंस वहाँ पे कराए जाएंगे, सिर्फ उस सीट के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये प्रोसीजर है, ये एक पैटर्न है इंडिया का। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो फॉलो की जाती हैं, ठीक है। तो यह है स्टेप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। सबसे पहले आप देखिए कंस्टिट्यूएंसीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है कि अगर पूरे कंट्री लेवल पे ये हो रहा है तो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे जिनको जो है इलेक्शन एरिया बनाया जाएगा कि अच्छा यहीं पे इलेक्शन होना है, तो उसे क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। फिर उसके बाद वोटर्स लिस्ट तैयार होती है। वोटर्स लिस्ट तो हम सब लोग जानते हैं कि जो भी लोग 18 साल और 18 साल से ऊपर के होंगे उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, ताकि कोई भी इंसान छूटने ना पाए, क्योंकि हर इंसान के वोट की एक वैल्यू है, वो वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वोटर्स लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद जो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जो लोग भी अपने आप को चाहते हैं कि इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो जो है नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म के बाद जो है हर एक पार्टी, हर एक कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो अपने इलेक्शन कैंपेन करता है, वो लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ उसके वो अब क्या करेगा, अगर उसकी गवर्नमेंट आई तो अब वो क्या करने वाला है। फिर लास्टली आप देखिए पोलिंग यानी जिस दिन जो है आपको वोट देना है, ठीक है, तो ये पोलिंग होती है। उसके बाद जब सब जगहों की पोलिंग हो जाती है तो सारे जगहों की पोलिंग के बाद जो है क्या होते हैं? काउंटिंग ऑफ वोट्स होते हैं, वोट्स की काउंटिंग होती है। उसके बाद जो है रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है? ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है कि इलेक्शन जो है कराना है, तो ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, कैसे कैसे क्या करना है, तो दैट विल बी हैंडल्ड बाई टोटली बाई द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे आइए, ये जो हमने पढ़ा है कंस्टिट्यूएंसी, तो फर्स्ट टॉपिक इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें कि हम अगर सोच रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस होने हैं, तो हम पूरे कंट्री
को जो है क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करेंगे, यानी पूरी कंट्री को जो है यहाँ पे इलेक्शन एरिया वाइज डिवाइड किया जाएगा। और जहाँ डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ इसे इलेक्शन होगा तो उसे जो है क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ये डिवाइड है 543 इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज़ में ये डिवाइड है, यानी पूरे इंडिया में जो है 543 जो है ऐसी एरियाज़ बनाए गए हैं, ऐसी लोकेलिटी बनाई गई है जहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या है, जो भी ये 543 जो कंस्टिट्यूएंसीज़ है, ठीक है, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं या यहाँ जो इलेक्शंस में खड़े हैं कैंडिडेट और जो जीतते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एमपीज़, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बन जाते हैं, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, अब आप आइए स्टेट लेवल के इलेक्शन में। तो जो स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है, तो पहले जो हमारा स्टेट है, ठीक है, स्टेट को अब हम कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड करेंगे। तो जो स्टेट है तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट का जो कंस्टिट्यूएंसी है, असेंबली एरिया है, वो दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 50 है तो बाकी एरिया बाकी स्टेट में भी 50 होगा, नहीं, सबके जो है असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज जो है डिफरेंट। ये स्टेट लेवल की बात हो रही है। ठीक है, ये तो फिक्स है, कंट्री लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ये फिक्स है, लेकिन जो स्टेट लेवल है, यहाँ हर स्टेट का जो कंस्टिट्यूएंसीज है वो असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज वो डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट जीतता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है, उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, और आप यहाँ देखो यही सेम पैटर्न जाएगा किसके साथ, सेम गोज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। जो भी ये आपके अब लोकल लेवल पे आ रहा है, तो जो आपके पंचायत लेवल पे भी है और म्यूनसिपल इलेक्शंस भी जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो विलेज और टाउन है, ठीक है, वो भी छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होते हैं जिन्हें वार्ड कहते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा, जो लोग कभी गए होंगे, जिनके पेरेंट्स कभी गए होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, तो ये शब्द आपने जो है अपने पेरेंट्स के मुँह से सुना होगा। ठीक है, तो वो वार्ड में डिवाइड होते हैं। ये जो वार्ड्स होते हैं ये लोकल लेवल पे जो क्या होते हैं, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं कि इन वार्ड्स पे क्या कराने हैं, इलेक्शन कराने हैं, और इन वार्ड्स पे जो है कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जो ये आपके जो कंस्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे थे कि ये 543 ठीक है कंस्टिट्यूएंसीज है, और यहाँ पे जो भी होगा, तो 543 कंस्टिट्यूएंसीज को जनरल भाषा में हम सीट्स भी बोलते हैं। जैसे हमने जो है पहला जो एग्जांपल देखा था हरियाणा इलेक्शन में, तो उसमें हमने देखा था कि 60, ठीक है, हमने उसमें क्या देखा था कि जो है 60 सीट्स ये अकेले जो है क्या की थी, लोकदल ने कवर की थी 60 सीट्स। तो 60 सीट्स का मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ ये समझ लो कि 60 सीट्स का मतलब है कि ये जो 60 है ये उस स्टेट की क्या है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। ठीक है, तो जो कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, इसे सीट्स भी बोलते हैं। वन कंस्टिट्यूएंसीज मीन्स वन एरिया वन सीट। ठीक है, एक कैंडिडेट सिर्फ एक सीट पे खड़ा हो सकता है, दैट मीन्स सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी पे खड़ा हो सकता है, और वो जीत गया तो बताया जाता है कि उसने एक सीट कवर कर ली। किसी पार्टी ने जितने कंस्टिट्यूएंसीज में सीट कवर करते हैं, ठीक है, तो वो कंस्टिट्यूएंसीज को सीट्स बोला जाता है। यहाँ 543 कंस्टिट्यूएंसीज मीन्स 543 सीट्स, और अगर इसमें से जिसमें जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज पे जो जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है, तो उसे माना जाता है क्या कि उतनी सीट्स उस पार्टी ने कवर की है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस टॉपिक इज़ ओवर एंड आई थिंक होपफुली this is clear to you. Okay student, so be healthy, be safe. Thank you, and please like it, share it and subscribe my channel.